हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उग्रसेन पूनिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारे जो वीडियो है वो है ए रोड साइड स्टैंड पोएम, जो कि कंपोज करी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इस पोएम का हम हिंदी एक्सप्लेनेशन और इसके अंदर आने वाली लिटरेरी टर्म्स या लिटरेरी डिवाइसेस है उनके ऊपर बात करेंगे। तो ए रोड साइड स्टैंड जो है उस पोएम के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो शहरों के अंदर रहने वाले अमीर लोग हैं और गांवों के अंदर जो अभावों में रहने वाले, गरीबी के अंदर रहने वाले किसान हैं, उनके बीच में क्या रिश्ता होता है, क्या उनकी हालत होती है, क्या कंडीशन होती है, उसके बारे में हमें बताया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो हम पोएम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए हम पोएम को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। 26 मार्च 1874 को इनका जन्म हुआ था और 29 जनवरी 1963 को इनकी डेथ हो गई थी और ये एक अमेरिकन पोइट थे। स्टूडेंट्स, शुरू के अंदर ये इंग्लैंड के अंदर रहते थे, वहाँ पर पोएम लिखते थे, लेकिन इंग्लैंड के अंदर इनको इतनी पहचान नहीं मिली, इसलिए ये इंग्लैंड छोड़ करके अमेरिका चले गए, जहाँ पर इनको ज़्यादा पहचान मिली और इसलिए इनको अमेरिकन पोइट कहा जाता है। इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इन्होंने जो पोएम्स लिखी हैं वो। चलिए, जो पोएम है हमारी ए रोड साइड स्टैंड, उसको हम शुरू करते हैं और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped। यहाँ पे बताया है, देखिए, द लिटिल ओल्ड हाउस की एक छोटा सा पुराना घर वॉज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड। आउट विद ए लिटिल न्यू शेड, शेड कहते हैं एक प्रकार का जो छपरा होता है ना, घर के आगे अपने एक छाया करने के लिए घर का एक हिस्सा बाहर निकाल देते हैं, थोड़ा सा छाया करने के लिए शेड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जो पुराना घर था एक, उसके आगे का जो हिस्सा था वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, शेड बनाया हुआ था। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, और ये घर कहाँ पे था? इन फ्रंट का अर्थ होता है सामने, एज ऑफ द रोड सड़क के किनारे, एज कहते हैं किनारे को, वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहां पर ट्रैफिक जो है, यातायात है, वो स्पेड यानी बहुत ही तेज गति से चलता था। तो एक सड़क, उसके किनारे एक पुराना सा घर था, ओल्ड हाउस, और उसी घर का एक थोड़ा सा हिस्सा एक कमरे का बाहर निकाल करके और वहां पे उसको शेड बनाया गया था, एक दुकान बनाई गई थी, और उस रोड के ऊपर ट्रैफिक है बहुत ही तेज गति से दौड़ता था। A roadside stand they too pathetically प्लेड। अब ये जो बनाया गया था घर के आगे, ये रोड साइड स्टैंड था। रोड साइड स्टैंड, सड़क के किनारे जो दुकान होती है छोटी, जो सब्जियां वगैरह, फल फ्रूट वगैरह ये चीज़ें बेचती है, सीनरी वगैरह उस दुकान के अंदर मिलती है। और वो दुकान सड़क के किनारे इसीलिए गरीब लोग, किसान लोग जो रहते हैं हाईवेज के पास में, वो इसीलिए लगाते हैं कि शहर के अमीर लोग जब इस हाईवे के ऊपर से गुजरेंगे, सड़क के ऊपर से गुजरेंगे, तो वो अपनी गाड़ी रोकेंगे और हमारी दुकान से कुछ सामान खरीदेंगे, जिससे हमें आमदनी होगी और उस पैसे से उनका घर चलता है। तो इसलिए उसको रोड साइड स्टैंड बोलते हैं, जो छोटी दुकान होती है सड़क के किनारे, जो आमतौर पर किसान वगैरह गरीब लोग जो होते हैं गांव में रहने वाले वही लगाते हैं। ये रोड साइड स्टैंड, तो एक सड़क के किनारे जो दुकान होती है, दे टू पैथेटिकली प्लेड। पैथेटिकली का अर्थ होता है दयनीय रूप से, प्लेड, प्लेड का अर्थ होता है निवेदन करना, याचना करना। तो रोड साइड स्टैंड कैसी होती है, ये देखिए, ये रोड है, इसके किनारे पर इस तरह की कोई दुकान यहाँ पे लगा दी जाती है। तो ये जो दुकान है ये दयनीय रूप से याचना करती है। अब ये दुकान याचना नहीं करती है, दुकान के अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है ना, वो याचना करता है, ठीक है ना। दुकान के अंदर जो गरीब किसान बैठा हुआ है या जो गरीब व्यक्ति जो गांव में रहता है अभावों के अंदर, वो निवेदन करता रहता है, वो याचना करता रहता है, मन ही मन में ईश्वर से प्रार्थना करता रहता है। तो यहाँ पे पैथेटिकली प्लेड, ये जो शब्द है इसमें देखिए कौन सी लिटरेरी टर्म आई है, पैथेटिकली प्लेड। यहाँ पे कंसोनेंट साउंड रिपीट हुई है, पी साउंड 2 बार आई है, इसलिए इस लिटरेरी टर्म को हम क्या बोलते हैं? इसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। स्टूडेंट याद रखें, एलिट्रेशन, ठीक है। तो एक रोड साइड स्टैंड होती है, वो दयनीय रूप से याचना करती है। अब जो बता ही दिया मैंने यहाँ पे कि इसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति होता है किसान, वो याचना करता है, निवेदन करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से
ऐसा कहना उचित नहीं होगा फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड कि वो रोटी की भीख मांगता है। डोल ऑफ ब्रेड कहते हैं रोटी की भीख मांगना, यानी वो लोगों से भीख मांगने की याचना नहीं करता है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं ये बात बोलना गलत है कि वो लोग जो गुजरते हैं वहाँ से उनसे भीख मांगने के लिए वहाँ पर बैठा हुआ है। वो भीख मांगने के लिए वहाँ पर नहीं बैठा हुआ, बट फॉर सम ऑफ द मनी, वो कुछ धन चाहता है, कुछ पैसे चाहता है। वो द केस, वो भी केस में, हुज फ्लो स्पोर्ट्स, और उन पैसों का जो प्रवाह होता है, फ्लो यानी प्रवाह, जो पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, हम चीजें खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, वो पैसे दूसरों को देते हैं, फिर वो आगे सामान खरीदते हैं। इस तरीके से पैसों का जो आदान प्रदान होता है उसको कहते हैं फ्लो। तो वो जो किसान है, गरीब किसान, वो कैश में पैसे चाहता है कुछ, हुज फ्लो स्पोर्ट्स, और उन पैसों का जो प्रवाह होता है वो सपोर्ट करता है, सहारा देता है द फ्लावर ऑफ सिटीज, शहर रूपी फूलों को। फ्लावर ऑफ सिटीज यानी शहर के अंदर जो फूल हैं उनको, फ्रॉम सिंकिंग एंड वीदरिंग फेंट। सिंकिंग का अर्थ होता है डूबना, वीदर का अर्थ होता है मुरझाना, फेंट का अर्थ होता है मतलब एकदम से मुरझा करके बेहोश हो जाना, गिर जाना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वो किसान, वो गरीब आदमी कुछ पैसे चाहता है नगद में, कैश में, और उन पैसों का प्रवाह है वो फ्लावर ऑफ सिटीज, जो शहर के फूल है, शहर रूपी फूल हैं, उनको सिंक होने से, डूबने से और उनको मुरझा करके गिरने से बचाता है। अब पैसे का प्रवाह नहीं होगा तो शहर जो है वो ज़्यादा विकास नहीं करेंगे और शहरों के अंदर ज़्यादा सुविधाएं नहीं होगी। तो यहाँ पे पैसों का प्रवाह होना बहुत ज़रूरी है। शहर के लोगों का पैसा है वो गाँव के अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो प्रवाह बना रहता है कि शहर के अमीर लोग हैं उनका पैसा गरीबों के अंदर जाता रहता है। जब अमीर लोग गरीबों की चीज़ें खरीदते हैं तो उनके पास भी पैसा जाता है और उनका जीवन भी चलता रहता है। ये होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे बताया है कि ये जो पैसों का प्रवाह है ये शहर रूपी फूलों को डूबने से बचाता है। तो यहाँ पे देखिए एलिट्रेशन पैथिकली प्लेट के अंदर लिटरेरी टर्म आई थी और यहाँ पे दिया है फ्लावर ऑफ सिटीज। इसके अंदर कौन सी लिटरेरी टर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर है मेटाफॉर, ठीक है। और ऊपर जो अपने पढ़ा था रोड साइड स्टैंड दैट पैथिकली प्लेट, एक सड़क के किनारे जो दुकान होती है वो दयनीय रूप से याचना करती है। अब आप मेरे को बताइए कि एक रोड साइड जो दुकान होती है क्या वो याचना कर सकती है? दुकान नहीं कर सकती ना याचना। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या किया है, एक इंसान, याचना तो इंसान करता है, तो एक इंसानी गुण को दुकान के अंदर डाल करके बताया है। तो इसको क्या कहते हैं हम? पर्सोनिफिकेशन। देखिए ये भी एक लिटरेरी टर्म है क्योंकि यहाँ पे दुकान है वो तो एक निर्जीव है, वो तो याचना कर नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे एक लिटरेरी टर्म पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। और फ्लावर ऑफ सिटीज में लिटरेरी टर्म है वो है मेटाफॉर, इसका इस्तेमाल किया गया है। यानी शहरों के, शहर जो हैं उनको फूलों के साथ बता करके तुलना करी गई है कि उनको डूबने से और उनको मुरझा करके गिरने से बचाता है पैसों का प्रवाह। द पुलिस ट्रैफिक, चमचमाता हुआ जो ट्रैफिक है, यातायात है, पास्ट विद ए माइंड अहेड, पास्ट गुजर जाता है, विद ए माइंड अहेड, अपना दिमाग आगे रखे हुए, माइंड अहेड यानी अपने ही ध्यान में, अपने ही मगन में। जो लोग उस हाईवे से गुजरते हैं उस दुकान के आगे से, वो अपने ही दिमाग में सामने देखते हुए गुजर जाते हैं, वो उस दुकान की तरफ देखते भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा है पुलिस ट्रैफिक पास्ट विद ए माइंड अहेड। पुलिस ट्रैफिक, यहाँ पे ट्रैफिक जो है यातायात है उसको पुलिस शब्द के साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि आप जो ट्रैफिक है वो पॉलिश किया हुआ है, चमचमा रहा, ऐसा नहीं। यहाँ पे पुलिस शब्द है वो लोगों के लिए यूज किया गया है। तो इस लिटरेरी टर्म को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं इसको। पुलिस्ड ट्रैफिक यानी ट्रैफिक पुलिस नहीं है बल्कि जो लोग हैं वो पुलिस्ड हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, तो और बनावटी भी हैं वो, तो इसलिए लोगों के लिए पुलिस शब्द इस्तेमाल किया गया है, ना कि ट्रैफिक के लिए। तो इस लिटरेरी टर्म को हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो जो पुलिस ट्रैफिक है, जो लोग हैं जिन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और जो बनावटी टाइप के जो लोग हैं सीधे अपने ही ध्यान के अंदर गुजर जाते हैं उस रोड से। और इफ एवर असाइड ए मोमेंट, और यदि एक पल के लिए वो देखते भी हैं, असाइड का मतलब दूसरी तरफ देखना, सड़क
गाड़ी में कोई जा रहा है तो वो खिड़की से बाहर देखता है, तो इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है इफ एवर असाइड ए मोमेंट, यदि वो एक मोमेंट के लिए, एक पल के लिए देखते भी हैं, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो वो क्या करते हैं, आउट ऑफ सॉर्ट्स का अर्थ होता है झुंझला कर, नाराज होकर, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, और वो नाराज किस पर होते हैं, हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, कि उस दुकान वाले ने लैंडस्केप यानी प्राकृतिक दृश्य को मार कर दिया, बिगाड़ दिया है, इस बात पे वो नाराज होते हैं कि ये जो दुकान है वो इसने यहाँ पे बना करके, और इस दुकान की वजह से ये जो लैंडस्केप है ये बिगड़ गया है विद आर्टलेस पेंट, और इस दुकान के ऊपर उसने क्या किया, आर्टलेस पेंट यानी भद्दा रंग किया हुआ है, जिसकी वजह से ये अच्छी नहीं लग रही है, और इस सुंदरता के अंदर, ये जो वातावरण है इसमें सुंदरता के अंदर कमी आ गई है, इस बात से वो नाराज होते हैं। और साइंस, और किस बात पे नाराज होते हैं, साइंस जो वहाँ पे सूचना पट लगे होते हैं, डेट विद एन टर्न रोंग, जिनका एस एन जो है वो गलत मुड़ा हुआ होता है, एंड एस टर्न रोंग, और उनका एस गलत मुड़ा हुआ होता है, यानी जो सूचना पट वहाँ पे लगे हुए हैं जो दिशा बताते हैं कि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, या फिर जो भी दिशा बताने के लिए जो सूचना पट लगे हुए हैं, तो वो भी गलत तरीके से लगाए हुए हैं, उनके ऊपर भी जो स्पेलिंग है उसके अंदर मिस्टेक है, स्पेलिंग को सही नहीं लिखा गया है। और ये जो सूचना पट लगे हुए हैं इनके बारे में आगे बताया है, ऑफर्ड फॉर सेल, ये बेचने के लिए पेशकश करते हैं, यानी सूचना पट के ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे इस दुकान पर क्या मिलता है। कोई भी रोड साइड स्टैंड होता है, रोड के किनारे दुकान होती है, उसके ऊपर एक बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि इस दुकान पे यहाँ पे क्या मिलता है। तो इसलिए जो सूचना पट लगे हुए हैं जो गलत तरीके से लिखे हुए हैं, स्पेलिंग सही नहीं है और भद्दे लग रहे हैं, आर्टलेस पेंट किया हुआ है उस दुकान पर, सूचना पट है उनके ऊपर। और ये जो सूचना पट है, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, वाइल्ड बेरी, जंगली बेरीज, वुडन क्वार्ट्स, लकड़ी के बक्सों में, क्वार्ट्स कहते हैं बक्सों को। ये देखिए मैं चित्र दिखाता हूँ आपको, इस तरह के होते हैं, बेरीज इसके अंदर रखी हुई है। तो ये जो लकड़ी के बक्से हैं वुडन क्वार्ट्स, इनके अंदर उस दुकान के ऊपर ये रखी हुई है बेरीज। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वेस, और दुकान के ऊपर क्या मिलता है बेरीज के अलावा, जंगली बेरीज के अलावा, क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वेस। अब स्टूडेंट्स, स्क्वेस एक प्रकार की सब्जी होती है, वेजिटेबल होती है, और यहाँ पे लिखा है क्रूक नेक्ड, क्रूक नेक मतलब मुड़ी हुई गर्दन वाली, ठीक है। इसका मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह की एक वेजिटेबल होती है जिसको स्क्वैश कहते हैं, विद सिल्वर वार्ड्स, और इसके ऊपर सुनहरे रंग के वार्ड्स कहते हैं, जो मतलब इसके ऊपर उभर जाता है जगह जगह पर, मतलब ये बाहर निकली होती है ये सब्जी, इसके ऊपर खुरदरी होती है, इसकी जो ऊपर की स्किन होती है वो, तो उनको वार्ड्स कहते हैं, जो फफोले से इस सब्जी के ऊपर निकल आते हैं उनको। तो इस दुकान के ऊपर क्या क्या चीजें मिलती है वो हम पढ़ रहे हैं। एक तो बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, लकड़ी के बक्सों के अंदर बेरीज पड़ी हुई है। दूसरी चीज यहाँ पे मिलती है क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वेस विद सिल्वर वार्ड्स, और गोल्डन स्क्वेस यहाँ पे मिलती है, यानी ये सुनहरे रंग की वेजिटेबल यहाँ पे मिलती है जिसकी गर्दन मुड़ी हुई होती है ऊपर से, चित्र में आप देख सकते हो, विद सिल्वर वार्ड्स, और इस सब्जी के ऊपर सिल्वर वार्ड्स है, यानी सुनहरे रंग के धब्बे बने हुए हैं, यानी उभरा हुआ है, जगह जगह फुप्पले टाइप बने हुए हैं सब्जी पर। और तीसरी चीज यहाँ पे क्या मिलती है, ब्यूटी, सुंदरता, रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, जो कि एक सुंदर पर्वतीय दृश्य के अंदर होती है। एक सुंदर पर्वत, पहाड़ों का, नदियों का, झरनों का जो दृश्य है वो सुंदरता यहाँ पे मिलती है, यानी सीनरी जो होती है ना स्टूडेंट, वो भी यहाँ पे मिलती है। घरों के अंदर हम सीनरी लगाते हैं, चित्र लगाते हैं बाजार से ला करके, बहुत ही अच्छे नदी, झरनों के, तालाब के, पक्षियों के उड़ते हुए, सूरज, चंद्रमा, इस तरीके से उस सीनरी के अंदर दिखाई देते हैं, तो वो भी यहाँ पे मिलती है। तो तीन चीजें इन दुकानों पर मिलती है। यदि क्वेश्चन परीक्षा में पूछ ले आपसे तो आप ध्यान रखना, पहली चीज वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, लकड़ी के बक्सों में वाइल्ड बेरीज मिलती है, और दूसरी चीज क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वेस विद सिल्वर वार्ड्स, मुड़ी हुई गर्दन वाली सुनहरे रंग की स्क्वेस मिलती है जिसके ऊपर सिल्वर के वार्ड्स होते हैं, फपोले होते हैं। ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और बहुत ही सुंदर सुंदर सीनरी यहाँ पे दुकान पर मिलती है। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे इस दुकान के ऊपर मिलती है। यू हैव द मनी, अब क्या है देखिए, वो दुकान वाला
क्या कहता है, यू हैव द मनी। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं एक्चुअली यू हैव द मनी, कि आपके पास पैसे हैं, क्योंकि शहर से जो लोग जा रहे हैं उस हाईवे पर से दुकान के आगे से, यू हैव द मनी, आपके पास धन है, आपके पास पैसे हैं, बट इफ यू वांट टू बी मीन, यदि आप मीन बना रहना चाहते हैं, मीन मतलब कंजूस, यदि आप उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहते हैं, कंजूस बने रहना चाहते हैं, वाई कीप योर मनी, तो अपने पैसे अपने पास रखो, दिस क्रॉसली, और ये बात नाराज होकर कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड गो अलोंग, और आगे बढ़ो। यहां पर कह रहे हैं कि आपके पास पैसे हैं लेकिन आप उन पैसों को खर्च नहीं करना चाहते, आप उन पैसों को लगाना नहीं चाहते हैं, वाई कीप योर मनी, तो अपने पैसे अपने पास रखो, दिस क्रॉसली, ये नाराज होकर कहते हैं गो अलोंग, और आगे बढ़ो। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो शहरी लोग हैं उनकी मानसिकता के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कि वो कैसे होते हैं, या फिर वो नीचे उतर करके उससे मोल भाव करेंगे, जा करके 50 रुपए की चीज़ है उसके कहेंगे कि 30 रुपए ही देंगे, तो 30 रुपए के अंदर वो थोड़ी दे देगा। इसलिए यहाँ पे कहा कि आप पैसे हैं, अगर कंजूस बने आप रहना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते पैसों को, आप नहीं चाहते कि पैसे किसी गरीब की लाइफ के अंदर अच्छाई लेकर के आए, उसके जीवन को ऊपर उठाए, उसके जीवन के अंदर खुशियां लाए, या कोई गरीब इन पैसों से अपने परिवार को चलाए, तो यदि आप ऐसी मानसिकता रखते हैं, इस तरह से चाहते हैं, तो आप आगे बढ़ें, अपने पैसे आप अपने पास रखें। तो ये यहाँ पे बताया गया है शहरी लोगों की एक जो मानसिक थॉट होता है, उनका सोचने का तरीका होता है कि वो बड़े बड़े जो होटल होते हैं वहाँ खाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे टिप के अंदर 500 रुपए दे देते हैं, लेकिन एक गरीब के ठेले पर जाएंगे, वहाँ पे 10 रुपए की अगर कोई सब्जी भी खरीदेंगे तो उसको कहेंगे कि ये 6 रुपए की है या 7 रुपए की, तो ये ठीक नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसी बात के ऊपर सवाल उठाया है। और जो नाराज होते हैं शहर के लोग, वो किस पे नाराज होते हैं, वो देखिए वहां पर जो सूचना पट लगे हुए हैं उनके ऊपर नाराज होते हैं कि इससे प्राकृतिक दृश्य खराब हो गया। अब उस पे नाराज होने का क्या मतलब, वो अनपढ़ लोग वहां पे रहते हैं, किसान, वो पढ़े लिखे नहीं है, तो वहां पे वो गलत स्पेलिंग ही लिखेंगे ना, सही थोड़ी लिख देंगे। और पेंट करेंगे तो वो भी अपने आप ही करेंगे, कोई मजा हुआ पेंटर तो वहां पे होगा नहीं जो उनकी दुकान के ऊपर पेंट करके जाएगा, तो इसलिए वो भी भद्दा या इसी तरीके का होगा। तो ये शिकायत भी इसी बात पे करते हैं, जबकि इनकी शिकायत होनी चाहिए उन किसानों की जो दशा है, उनकी जो गरीबी है कि ये इतने गरीब क्यों हैं, उसके ऊपर उनकी शिकायत होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, द हार्ट टू द सीनरी। अब यहाँ पे पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं हार्ट टू द सीनरी, कि जो सीनरी को नुकसान पहुंचाया गया है, ये लैंडस्केप को, प्राकृतिक दृश्य को बिगाड़ा गया है, कि जो अमीर लोग जो वहां से गुजरते हैं वो कहते हैं कि ये दुकान बना करके, सूचना पट लगा करके, इसके ऊपर आर्ट लेस पेंट करके पूरे दृश्य को बिगाड़ दिया गया है। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि ये जो सीनरी को नुकसान पहुंचाया गया है, वुडंट बी माई कंप्लेंट, ये मेरी कंप्लेंट नहीं है, मैं इसकी बिल्कुल भी शिकायत नहीं करता हूं, यानी मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। So much is the trusting sorrow, मुझे किससे शिकायत है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को किससे शिकायत है, देखिए वो कह रहे हैं मुझे ट्रस्टिंग सोरो, सोरो कहते हैं दुख को, ऑफ व्हाट इज अनसेड, और ये दुख किसकी वजह से है, व्हाट इज अनसेड, अनकही बात की वजह से। यानी ये जो किसान हैं, गरीब लोग हैं, इनके मन में इतना दुख है, इतना दर्द है जिसको ये बोल नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं, ठीक है ना। इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि मुझे उसी बात का ज्यादा दुख है कि जो अनकही बात है, यानी इन किसानों की, इन गरीब लोगों की जो तकलीफें हैं, जो कष्ट हैं, उससे मुझे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ज़्यादा दुख हो रहा है। मुझे सीनरी से कोई परेशानी नहीं है, मुझे इस प्राकृतिक दृश्य को बिगाड़ने से कोई भी तकलीफ नहीं है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को किससे तकलीफ हो रही है, ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, जो अनकही बात है, जो ये बोल नहीं पाते हैं और अभावों के अंदर जिंदगी जीते रहते हैं, विरोध नहीं करते हैं, या इनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, सुख सुविधा नहीं होती है, किसी से ये शिकायत भी नहीं करते हैं, बोलते भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया है अनसेड, ठीक है ना। तो उससे ज्यादा रॉबर्ट फ्रॉस्ट को तकलीफ हो रही है। Here far from the city, यहाँ शहर से दूर, we make our roadside stand, हम हमारी रोड साइड स्टैंड बनाते हैं, यानी एक दुकान बनाते हैं, and ask for some city money to fill in hand। यहाँ पे ये जो रोड साइड स्टैंड का मालिक है, उसके शब्दों में पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है कि वो क्या कह रहा है। तो वो कहता है कि यहाँ शहर से दूर, वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, हम एक छोटी सी दुकान बनाते हैं सड़क के किनारे, एंड आस्क फॉर, आस्क फॉर का अर्थ होता है स्टूडेंट्स, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है मांगना,
चाहना, आस्क फॉर सम सिटी मनी, और हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ शहर का पैसा आ जाए, यानी शहर के लोग यहाँ से गुजरते हैं, वो हमें कुछ पैसा दे दे और उसके बदले में हमारा सामान खरीद ले। टू फील इन हैंड, और उस पैसे को हम अपने हाथ में महसूस करना चाहते हैं। इतने गरीब हैं, देखिए ये बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और ये शहर के पैसे को, यानी अमीर लोगों का जो पैसा है उसको अपने हाथ में लेना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना, ये भीख नहीं मांग रहे हैं यहाँ पे, बल्कि ये अपनी चीज दे करके उसके बदले में वो पैसा मांगना चाहते हैं। और क्या कह रहे हैं, टू ट्राई, ये कह रहा है कि हम कोशिश करना चाहते हैं। इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, बीइंग मतलब जीवन, एक्सपेंड का मतलब विकसित करना और विस्तार करना या ऊपर उठाना, कि क्या ये पैसा हमारे जीवन को ऊपर नहीं उठाएगा, यानी इस पैसे से क्या हमारे जीवन का विकास नहीं होगा। हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि शहर के लोग जो यहाँ से गुजरते हैं वो हमसे थोड़ा सा सामान खरीद ले, उसके बदले में हमें कुछ पैसे दे दे, और तो क्या उससे हमारा जीवन है वो थोड़ा सा विकसित नहीं हो जाएगा। थोड़े से हम हमारे परिवार के लिए ज़्यादा सुविधाएं नहीं खरीद लेंगे, हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे, या कुछ भी जो भी घर में ज़रूरी चीज़ें हैं क्या वो हम नहीं खरीद पाएंगे, तो हमारा जीवन थोड़ा सा एक्सपेंड नहीं हो जाएगा उससे। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और ये जो पैसा है गिव अस द लाइफ, हमें वैसा जीवन नहीं देगा, ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, जैसा कि मूविंग पिक्चर्स यानी फिल्मों के अंदर, सिनेमास के अंदर प्रॉमिस किया जाता है, यानी सिनेमा के अंदर दिखाया जाता है जिस तरह की शानो शौकत लग्जूरियस लाइफ या मतलब अच्छी जो जीवन होता है, क्या वैसा जीवन हमें नहीं देगा ये पैसा। देट द पार्टी इन पावर, और जो पार्टी पावर में है, जो पार्टी सरकार बना रखी है, जिस पार्टी की सरकार है, इट्स सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, उसके बारे में ये कहा जाता है टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, की फ्रॉम का अर्थ होता है वंचित रखना, से दूर रखना। तो जो पार्टी इन पावर है, यानी जिस पार्टी की सरकार है, सरकार पे भी सवाल उठा दिया है यहाँ पे, देखिए कि सरकार जो है वो हमें इन सब से दूर रखना चाहती है, ऐसा कहा जाता है। लोग ऐसी बातें करते हैं कि गरीब लोगों को यदि उनका विकास हो गया या वो पढ़ लिख गए तो सरकार जो है या जो नेता लोग जो होते हैं उनको वोट देख करके वो नहीं जिताएंगे, वो समझदारी से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और फिर उनके जीतने के चांस कम हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो सरकार है पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, उसके बारे में कहा जाता है कि वही हमें इन सब चीज़ों से वंचित रख रही है, यानी वही हमारा विकास है वो नहीं चाहती है। आगे चलते हैं। इट इज इन द न्यूज, और ये खबरों में है, समाचार में है, दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, कि ये सारे के सारे जो पिटीफुल किन है, पिटीफुल का मतलब गरीब, किन का मतलब यहाँ पे लोग से ले सकते हो आप, रिश्तेदार होता है इसका मतलब। तो ये खबरों के अंदर आता है कि ये सारे के सारे पिटीफुल किन है, यानी गांव के लोग, जो गरीब किसान है, जो सड़क के किनारे पर दुकान करके बैठा हुआ है, जो मजदूरी कर रहे हैं गांव के अंदर, अभावों के अंदर जो जीवन जी रहे हैं, उन सभी के लिए कहा गया है पिटीफुल किन। तो उनके बारे में खबरों में आता है कि ये सभी जो पिटीफुल किन है, ये जो गरीब लोग हैं, आर टू बी बॉट आउट, इनको खरीद लिया जाता है, यानी इनकी संपत्ति को, इनके पास जो भी चीजें हैं उनको खरीद लिया जाता है। एंड मर्सीफुली गेदर्ड इन, और फिर मर्सीफुली यानी दया करके, गेदर्ड इन, इनको इकट्ठा किया जाता है। टू लिव इन विलेजेस, और इनको कहा जाता है कि आप गाँव के अंदर ही रहिए। यानी ये जो पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, जिसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, ये भारत की राजनीति के ऊपर सवाल उठाता है। भारत की राजनीति और जो बिचौलिए टाइप के लोग होते हैं, जो गाँव के अंदर कुछ अमीर टाइप के या जो शहर से गांव में आते हैं और लोगों को लूटने का काम करते हैं, और राजनेता जो होते हैं वो किस तरीके से इन भोले वाले लोगों का फायदा उठाते हैं, उसके ऊपर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने थोड़ा सा यहाँ पे प्रकाश डाला है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया है। तो क्या बताते हैं वो कहते हैं कि ये न्यूज में है कि इन गरीब लोगों की संपत्ति जो है, संपत्ति तो इनके पास क्या होती है, लेकिन थोड़ी बहुत जमीन वगैरह होती है, वो खरीद ली जाएगी, और मर्सीफुली गैदर्ड इन, और इनके ऊपर दया दिखाते हुए इनको इकट्ठा किया जाएगा। टू लिव इन विलेजेज, और इनको कहा जाएगा कि आप गाँव के अंदर ही रहिए। नेक्स्ट टू द थिएटर्स, थिएटर के आगे, एंड द स्टोर, स्टोर के आगे, यानी इनसे प्रॉमिस किया जाएगा, वादा करेंगे जो नेता लोग होंगे वो आकर के कि आपके गांव में थिएटर बना दिया जाएगा, आपके गांव में बड़े बड़े स्टोर बनाए जाएंगे। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक, जहां पर उनको सोचना नहीं पड़ेगा, फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, अपने आप के लिए और ज्यादा उनको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसे इनसे प्रॉमिस किए जाएंगे।
जो नेता लोग हैं वो आकर के कहेंगे कि हम गांव का विकास करेंगे, आप गांव के अंदर ही रहिए और वहां पे हम ये बनाएंगे, थिएटर बनाएंगे, स्टोर बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, ऐसे प्रॉमिस किए जाते हैं। जब चुनाव आते हैं उससे पहले इन लोगों से और धोखे के साथ इनकी संपत्ति को खरीद लिया जाता है, इनके जो दुकानें हैं उनको खरीद लिया जाता है, या मतलब इस तरीके से इनका शोषण किया जाता है एक तरीके से। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, जबकि जो लालची, गुड डूअर्स कहते हैं अच्छे कार्य करने वाले लोग, जबकि जो लालची और अच्छे काम करने वाले, अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक तो इसके अंदर ग्रीडी गुड डूअर, ग्रीडी गुड कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन हुआ है, जी का 2 बार रिपीटेशन हुआ है लगातार। तो इस सॉरी, इस लिटरेरी टर्म को क्या कहते हैं? इस लिटरेरी टर्म को कहते हैं एलिट्रेशन। और दूसरी जो इसमें एक और लिटरेरी टर्म है ग्रीडी गुड डूअर्स, यानी ग्रीडी लालची भी है, गुड डूअर्स अच्छे कार्य करने वाले भी हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। लालची अच्छे काम करने वाला कैसे हो सकता है? तो इसके अंदर एक और लिटरेरी टर्म होती है ऑक्सीमोरोन, वो भी है। इसके आगे वाला शब्द देखिए, बेनिफिसेंट बीट्स ऑफ प्रे, बेनिफिसेंट मतलब दयालु, और बीट्स कहते हैं जानवर को, प्रे कहते हैं शिकार को, बीट्स ऑफ प्रे मतलब शिकारी जानवर, दयालु शिकारी जानवर। अब दयालु भी है और शिकारी जानवर भी है, ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। दयालु है वो शिकारी कैसे हो सकता है, या शिकारी है वो दयालु कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। और इसके अंदर देखिए बेनिफिसेंट बीस्ट, यहाँ पे बी कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन हुआ है। तो ये जो शब्द हैं ग्रीडी गुड डूअर्स, बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, इनके अंदर दो लिटरेरी टर्म्स हैं, एलिट्रेशन और ऑक्सीमोरोन। आप ध्यान रखें इस चीज को। जबकि लालची अच्छे कार्य करने वाले जो लोग हैं और दयालु शिकारी टाइप के लोग, यहाँ पे शिकारी मतलब टाइप के लोगों से मतलब है कि जो इनका शोषण करते हैं, जो इन गरीब किसानों को ठग लेते हैं, धोखे से इनकी संपत्ति को या इनके चीजों को ले लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे शिकारी कहा गया है। वो इन लोगों का शिकार करते हैं, गांव के लोगों का। स्वाम ओवर, ये लोग क्या करेंगे? लालची अच्छे कार्य करने, यानी दिखावे के लिए अच्छे काम करेंगे। जैसे नेता लोग होते हैं सामने अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन उनका लालच भी होता है, उनका कोई स्वार्थ भी होता है, ठीक है ना, उनको वोट लेने होते हैं या कुछ और उनका स्वार्थ होता है, इसलिए यहाँ पे ग्रीडी गुड डूअर्स लिखा हुआ है, ठीक है। और दयालु शिकारी इसलिए लिखा है क्योंकि ये लोग सामने तो दया करेंगे, दिखावा करेंगे, और लेकिन ये एक्चुअली के अंदर इनका शोषण करते रहते हैं। स्वाम ओवर, ये लोग क्या करेंगे? स्वाम ओवर का अर्थ होता है उमड़ करके आ जाना। जैसे मधुमक्खियां होती है ना, मधुमक्खियों के लिए इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? इन ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, इन लोगों के लिए, लालची और शिकारी टाइप के जो लोग होते हैं ना, उनके लिए इसका इस्तेमाल किया गया। इसलिए इसमें एक लिटरेरी टर्म आती है जिसको कहते हैं मेटाफॉर। तो स्वाम ओवर, ये लोग उमड़ करके आ जाएंगे, देयर लाइफ, इनके जीवन के ऊपर उमड़ जाएंगे, यानी इनके जीवन के आसपास फिरेंगे। एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और इनको लाभ लेने के लिए मजबूर करेंगे। एनफोर्स का अर्थ होता है मजबूर करना, बेनिफिट्स मतलब फायदा। और इन लोगों को कहेंगे कि आप फायदा लो, लाभ लो, कमाओ ज्यादा पैसे। अब ज्यादा पैसे कमाने के लिए कैसे कहेंगे? या तो इनको कहेंगे कि कोई यहाँ पे पैसे लगा दो, थोड़े बहुत पैसे हैं वो, ये आपको फायदा होगा, या ये कोई इंश्योरेंस करवा लो, या इस कंपनी में पैसे लगा दो। थोड़े बहुत इनके पास जो पैसे होते हैं वो इनसे ठग लेते हैं और इनको लाभ कमाने का लालच देते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एनफोर्सिंग बेनिफिट शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि इनको लाभ कमाने के लिए लोग मजबूर करते हैं। देट आर कैलकुलेटेड, और ये कैलकुलेटेड तरीके से, यानी पहले से इसकी गणना कर ली जाती है, सोची समझी साजिश की तरीके से, टू सूद देम, इनको क्या किया जाता है? सूद, यानी इनको आराम दिया जाता है, इनको मौज मस्ती के साधन बताए जाते हैं कि किस तरीके से आपके जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है, आउट ऑफ देयर विट्स। और फिर ये लोग जो गांव के लोग होते हैं ना, गरीब लोग, तो ये लोग क्या होते हैं? आउट ऑफ विट्स का मतलब होता है कि सोचने समझने की शक्ति को देना, क्योंकि इतने पढ़े लिखे होते नहीं है, ज्यादा समझदार होते नहीं है, ज्यादा ये सोच नहीं पाते हैं। तो कैलकुलेटेड तरीके से इनको आराम करना सिखाया जाता है, इनको आराम की वस्तुएं दी जाती है, और फिर ये इनकी सोच है वो निकल जाती है, ये कुछ सोच नहीं पाते हैं। एंड बाय टीचिंग देम, और फिर ये जो अमीर लोग हैं जो लालची और दयालु बनते हैं, टीचिंग देम, इन गरीब लोगों को सिखाते हैं हाउ टू स्लीप, कि कैसे सोया जाता है। दे स्लीप ऑल डे, और फिर वे खुद ही पूरा दिन सोते रहते हैं। तो यहाँ पे सोने का मतलब स्टूडेंट नींद लेने से नहीं है, सोने का मतलब है यहाँ पे मौज मस्ती करना, आराम करना, तो वो मतलब है। तो यहाँ पे भी लिटरेरी टर्म जो है वो मेटाफर है।
तो ये लालची और दयालु बनने वाले जो लोग हैं, ये इन गांव के गरीब लोगों को सिखाते हैं कि मौज मस्ती कैसे करी जाती है, किस तरीके से आनंद लिया जाता है। इनको शहर की जो आदतें हैं वो सिखा देते हैं और फिर ये पूरा दिन सोते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन गरीब लोगों को लालच दिया जाता है कि आप किस तरीके से फायदा कमाओ, और इनको झूठे दिखावे दिखा करके और झूठे वादे करके इनको शहर में ले जाते हैं और फिर वहां पे इनसे काम करवाते हैं अपनी फैक्ट्रीज के अंदर, अपनी कार्यालयों के अंदर, कम सैलरी के अंदर। और जब ये सारे लोग काम करते हैं वहां पे, तो आगे लिखा है डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, और रात की जो उनकी नींद होती है ना, उसको भी ये लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं इन गरीब लोगों की, क्योंकि शहर में चले गए, वहां फिर दिन रात इनसे काम करवाते हैं। द एंसेंट वे, जैसे प्राचीन तरीके में होता था ना, प्राचीन काल में होता था कि राजा महाराजा जो होते थे, या बंधुआ मजदूर की एक प्रथा हुआ करती थी, उस तरीके से दिन रात इनसे काम करवाते हैं ये अमीर लोग जो होते हैं, लालच दे करके इनको और ठगते हैं और फिर इनसे काम करवाते हैं, खुद जो है वो मजे करते हैं। आगे देखिए, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, आगे पोइट क्या कह रहे हैं, समटाइम्स कभी कभी, आई फील माई सेल्फ मैं महसूस करता हूँ, आई कैन हार्डली बियर कि मैं सहन नहीं कर सकता, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन, हार्डली बियर का मतलब होता है सहन नहीं कर सकता, थॉट कहते हैं विचार को, सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग, लॉन्गिंग कहते हैं इच्छा को, चाइल्डिश मतलब बचकानी, इन वैन मतलब व्यर्थ में ही, कि ये जो गांव के गरीब लोग हैं ये चाइल्डिश लॉन्गिंग करते हैं, व्यर्थ में ही, बेकार में ही बचकानी इच्छा करते हैं, और ये विचार रखते हैं इस इच्छा का कि हम कभी अमीर हो जाएंगे, शहर में जाकर के ज्यादा पैसे कमा लेंगे, या इस कंपनी में पैसे लगा करके हम और ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तो ये जो चाइल्डिश लॉन्गिंग करते हैं, बचकानी इच्छा करते हैं, इसका विचार करते हैं, ये व्यर्थ में ही करते हैं, इससे इनको कोई फायदा नहीं होता और इसको मैं सहन नहीं कर पाता हूँ, ऐसा मैं महसूस करता हूँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं। क्योंकि ये समझदार नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए ऐसा सोच लेते हैं और बहकावे में आ जाते हैं। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो, अब देखिए यहाँ पे बताया है कि जो उदासी है, दैट लर्क्स जो छुप कर बैठी रहती है, नियर द ओपन विंडो, देयर खुली हुई खिड़की के पास। अब यहाँ पे जो सैडनेस है उसको इंसानी रूप में बताया गया है, उदासी को इंसान के रूप में बताया गया है। यहाँ पे सैडनेस दैट लर्क्स, उदासी जो छुप कर बैठी रहती है, नियर द ओपन विंडो देयर, खुली खिड़की के पास। उदासी का बैठे रहने का मतलब है कि वहां पे इंसान बैठा रहता है, जो रोड साइड स्टैंड पे गरीब किसान सामान बेचने के लिए दुकान करी हुई है छोटी सी, उसका जो मालिक है वो गरीब किसान, उसके लिए कहा गया कि वो उदासी वहां पर छुप कर बैठी रहती है। दैट वेट्स ऑल डे, और वो सारा दिन इंतजार करती है, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, खुली प्रार्थना में सारा दिन वो प्रार्थना करते रहते हैं। तो यहाँ पे उदासी छुप कर बैठी रहती है, तो इंसानी रूप में इसको बताया गया है। तो इसके अंदर कौन सी लिटरेरी टर्म होगी स्टूडेंट्स? पर्सोनिफिकेशन। ये हमने पढ़ा है कि किसी निर्जीव वस्तु में या ऑब्जेक्ट के अंदर यदि इंसानी गुणों को बताया जाता है तो वहां पे लिटरेरी टर्म होती है पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे जो उदासी खिड़की के पास बैठी रहती है, यानी जो मालिक है दुकान का, रोड साइड स्टैंड का, तो वो बैठा रहता है सारा दिन, खुली प्रार्थना करता रहता है, ईश्वर से प्रार्थना करता रहता है। किस चीज की प्रार्थना करता है वो देखिए, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक, स्क्वील कहते हैं चीख को, एक बहुत ज्यादा तीखी आवाज होती है ना, ब्रेक्स, ब्रेक्स जैसे गाड़ी के ब्रेक लगाते हैं तो आवाज आती है ना उसको, तो वो प्रार्थना करता है कि कोई मेरे को ऐसी आवाज सुनाई दे, गाड़ी के ब्रेक, ये जो गाड़ियां मेरी दुकान के आगे से गुजर रही है इनके ब्रेक लगाने की आवाज मुझे सुनाई दे। सो साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, एक रुकती हुई कार की आवाज मुझे सुनाई दे, यानी इतनी सारी कारें यहाँ पे आगे से जा रही है। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, 1000 हजारों की संख्या में सेल्फिश कार्स दैट पास, जो यहाँ से गुजरती है। यहाँ पे लिखा है सेल्फिश कार्स, यहाँ पे कारों के लिए सेल्फिश शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ पे लिटरेरी टर्म इस्तेमाल करी गई है ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्फिश स्वार्थी शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो कारों के अंदर बैठे हुए जो शहर के अमीर लोग होते हैं उनके लिए कहा गया कि वो लोग स्वार्थी होते हैं, कार स्वार्थी नहीं हो सकती ना, तो इसलिए सेल्फिश कार्स के अंदर कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? ट्रांसफर्ड एपिथेट यहाँ पे है। तो ये जो रोड साइड स्टैंड का जो मालिक होता है किसान, वो पूरा दिन खुली प्रार्थना करता है ईश्वर से कि यहाँ पे जो सैकड़ों की संख्या में, जो हजारों की संख्या में कारें गुजरती है और जो स्वार्थी लोग यहाँ से गुजरते हैं वो रुके मेरी दुकान के आगे, जस्ट वन टू इंक्वायर। अब एक रुका भी, उसकी प्रार्थना ईश्वर ने सुन भी ली। जस्ट वन टू इंक्वायर, एक बंदा रुका इंक्वायर पूछने के लिए, व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर,
कि किसान की वस्तुओं का मूल्य क्या है, कि किसान ने वहां पे सब्जियां रख रखी हैं या फ्रूट्स रखे हुए हैं दुकान के ऊपर, तो उसने रुक करके उस किसान से पूछा कि आपकी दुकान का जो ये फ्रूट्स हैं इनका मूल्य क्या है। केवल उसने मूल्य पूछा और खरीदा तो था बिल्कुल भी नहीं। एंड वन डिड स्टॉप, और एक और रुकी, बट ओनली टू प्लो ग्रास, लेकिन प्लो का मतलब होता है रोंदना, ग्रास कहते हैं घास को। वो दूसरी जो कार रुकी वो केवल घास को रोंदने के लिए रुकी थी, उसने भी कुछ नहीं खरीदा। इन यूजिंग द यार्ड, और उसने घास को किस तरीके से रोंदा, इन यूजिंग द यार्ड, उसने अहाते का उपयोग किया दुकान के आगे जो खाली जगह थी उसका, टू बेक, अपनी गाड़ी को बेक करने के लिए, एंड टर्न अराउंड, और फिर पीछे जिस दिशा से आई थी वो गाड़ी उसी दिशा के अंदर वापस चली गई। तो उसने अपनी गाड़ी को मोड़ने के लिए दुकान के आगे खाली जगह पड़ी हुई थी उसका यूज किया, दूसरी गाड़ी ने भी कुछ भी नहीं खरीदा। एंड अनदर टू आस्क द वे, और एक तीसरी गाड़ी और रुकी, देखिए आस्क द वे, उसने रास्ता पूछा, टू वेयर इट वाज बाउंड, कि ये रास्ता कहाँ जाता है। यानी तीन गाड़ियां रुकी, पहली गाड़ी ने केवल प्राइस पूछे, खरीदा नहीं कुछ भी उस दुकान से। दूसरी गाड़ी मुड़ने के लिए रुकी जो पीछे चली गई, वापस जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में वापस चली गई। तीसरी गाड़ी रुकी रास्ता पूछने के लिए, वहां पे तीन गाड़ियां अभी तक रुक चुकी थी। एंड अनदर, और एक चौथी गाड़ी और रुकी, टू आस्क, और ये पूछा उसने, कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, गैलन ऑफ गैस कहते हैं पेट्रोल को, कि क्या वहां पे पेट्रोल मिल जाएगा थोड़ा। दे कुडंट, वे नहीं दे सकते थे। दिस क्रॉसली, पोइट ये नाराज होकर के कहता है कि वे नहीं दे सकते थे। दे हैड नन, उनके पास नहीं था। डिडंट इट सी, क्या ये दिखाई नहीं देता। यानी यहाँ पे जो लोगों की सोच है, अमीर लोगों की, उसको थोड़ा सा प्रकाशित किया गया है, उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है कि क्या उन लोगों में इतनी समझ नहीं है कि वो दुकान है वो किसकी है, वहां पे पेट्रोल मिलता है या नहीं मिलता। यहाँ पे डिडंट इट सी, ध्यान से देखिए, डिडंट इट सी, यहाँ पे इट पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया गया है, जबकि यहाँ पे क्या डिडंट दे सी कर सकता था पोइट चाहता, लेकिन इट का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए ये बताने की कोशिश करी गई है कि जो लोग हैं कारों के अंदर बैठे हुए इतने ज्यादा उदासीन है, इतने ज्यादा मतलब उनके दिमाग में उनकी कोई सोच नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि दुकान पे क्या मिलता है, और वो उस गरीब किसान की व्यथा से भी अनजान है, उस गरीब किसान जो है उसके दर्द से भी अनजान है, उन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है उसके दर्द से। इसलिए यहाँ पे इट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो चार कारें रुकी, चौथी कार ने वहां पे पेट्रोल मांगा, लेकिन वहां पे पेट्रोल नहीं था। नो, आगे पॉइंट कहते हैं, इन कंट्री मनी, जो गांव का पैसा होता है थोड़ा बहुत, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, और ग्रामीण पैमाना होता है ना, जो ग्रामीण पैमाना यानी गेन मतलब लाभ प्राप्त करना, फायदे का, जो लाभ प्राप्त करने का जो कंट्री स्केल होता है, गांव का जो पैमाना होता है कि गांव के अंदर दुकानें होती हैं, वो कुछ वस्तुएं बेचते हैं तो उनको बहुत ज्यादा लाभ होता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि जो कंट्री मनी है, गांव का जो पैसा है, और जो लाभ प्राप्त करने का ग्रामीण पैमाना है, द रेक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, रेक्विजिट कहते हैं आवश्यक, एसेंशियल, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट्स कहते हैं भावना को ऊपर उठाना, हैज नेवर बीन फाउंड, कभी भी नहीं पाया जाता है। यानी भावनाएं जो है, भावनाएं ऊपर उठाने का मतलब इनका जीवन स्तर जो है, स्पिरिट, इन गांव के लोगों की जीवन स्तर को ऊपर नहीं उठाया जा सकता। रेक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट यानी आवश्यक है। कभी यहाँ पे पॉइंट ये नहीं कह रहे हैं कि ये मतलब एक लग्जूरियस लाइफ जिए, शानो शौकत की, आराम की लाइफ, ऐसा नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे रेक्विजिट शब्द का इस्तेमाल किया है, लिफ्ट ऑफ यानी आवश्यक, जितना हो उतना तो खाने पीने के लिए तो इनको मिलना चाहिए ना पर्याप्त, लेकिन गांव के पैसे के अंदर और गांव में जो दुकान करने से जो फायदा होता है उसमें इतना कुछ होता नहीं है कि आवश्यक वस्तुएं भी इनको मिल पाए। तो इसलिए इनका जीवन स्तर बहुत ही निचला होता है, इसलिए इनको कुछ भी ज्यादा फायदा होता नहीं है और ये अभाव के अंदर जीते हैं। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री, और गांव की जो आवाज है, सीम्स टू कंप्लेन, इसी बात की शिकायत करती है। अब गांव की आवाज नहीं होती है ना, गांव की थोड़ी आवाज होती है, आवाज तो इंसान की होती है। तो यहाँ पे कौन सी लिटरेरी टर्म आएगी स्टूडेंट्स बताइए? ये देखिए पर्सोनिफिकेशन आएगी, क्योंकि गांव की आवाज नहीं होती है, गांव के अंदर इंसान का गुण डाल करके बताया गया है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। तो गांव के लोगों की भी ये शिकायत है कि हमारे पास ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं है, यहाँ पे हम अभावों के अंदर जीते हैं, हमारी कोई खोज खबर नहीं लेता। तो यही शिकायत गांव के लोगों की, गरीबों की हमेशा से रहती है। आगे वो कहते हैं, आई कांट हेल्प, मैं नहीं रह सकता, ओइंग द ग्रेट रिलीफ, कि मुझे कितनी राहत होगी, इट वुड बी,
यहाँ पे क्या बता रहे थे कि इस लाइन में आई कांट हेल्प, कांट हेल्प का अर्थ होता है मैं इसके बिना नहीं रह सकता, यानी ये चीज मैं बताऊंगा आपको कि ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कि मुझे बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी, बहुत बड़ी राहत मिलेगी, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। अब यहाँ पे देखिए कुछ मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। एट वन स्ट्रोक का अर्थ होता है एक ही वार में, एक ही झटके में, और पुट आउट ऑफ पेन, पुट आउट ऑफ पेन का अर्थ होता है तकलीफों से निजात दिला देना, तकलीफों से छुटकारा दिला देना। दीज पीपल यानी गांव के लोग। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पोइट कह रहे हैं कि मुझे बहुत बड़ी राहत होगी कि ये जो गांव के लोग हैं इनको एक ही झटके के अंदर इनकी मुसीबतों से, इनकी तकलीफों से इनको राहत दिला दी जाए। अब इनको तकलीफों से राहत दिलाने के तो क्या तरीके होते हैं, या तो कोई जादू की छड़ी हो कि घुमाए और एकदम से सब कुछ ठीक हो जाए, या फिर इन लोगों का जीवन है वही समाप्त हो जाए। जब ये जीवन समाप्त हो जाएगा तो इनकी तकलीफ अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के वो ये कहना चाहते हैं यहाँ पे। एंड देन नेक्स्ट डे, और फिर अगले दिन क्या कह रहे हैं कि पोइट कह रहे हैं कि यहाँ पे मुझे बहुत राहत मिलेगी यदि इनको इनकी तकलीफों से छुटकारा हो जाएगा। फिर वो एक होप बनाए हुए हैं, एक आशा बनाए हुए हैं। देन नेक्स्ट डे की अगले दिन, एज आई कम बैक इनटू द सेन, जैसे ही मैं होश में आऊं, यानी सेन का मतलब होता है होश में आना। जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हो कि अगले दिन जैसे ही मैं जागूं, यानी नींद से जाग करके जैसे ही मैं उठूं, आई वंडर, तो मैं विचार करूं, मैं मतलब इस बात को जानने के लिए ललायित रहूं। वंडर का अर्थ था किसी बात को जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होना। तो जैसे ही मैं अगले दिन जागूं, सुबह की नींद, रात की नींद से उठूं सुबह, तो मैं ये बात जानने के लिए उत्सुक रहूं। आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि आप मेरे पास आए, कि ये गांव के लोग हैं वो मेरे पास आए, या इनमें से कुछ लोग मेरे पास आए, एंड ऑफर, और ऑफर करे, टू पुट मी जेंटली, और धीरे से, आउट ऑफ माई पेन, मुझे अपने दर्द से बाहर निकाल दे। यानी गांव के लोग आकर के मुझे अपने, मेरे खुद के दर्द से मुझे बाहर निकाल दे। अब गांव के लोग आकर के पोइट को किस तरीके से अपने दर्द से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि पोइट जो है वो बहुत ज्यादा दुखी है, और दुखी होने का कारण क्या है कि गांव के लोगों की कंडीशन जो है, हालात हैं, वो बहुत ज्यादा खराब है उसी वजह से, और उनकी तकलीफ को ये दूर करना चाहता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि एक ही झटके के अंदर इनकी जो दुख तकलीफें वो दूर हो जाए, और जैसे ही मैं अगली सुबह उठूं तो कुछ लोग गांव के मेरे पास आए और मुझे कहे कि सब तकलीफें दूर हो गई हैं, सब कुछ सही हो गया, हम एकदम सही है, ऐसा कुछ हो जाए तो मेरी तकलीफ है वो भी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बात ही बताना चाहते हैं। दूसरा, आप इसका एक अर्थ और भी ले सकते हो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो शुरू के अंदर इंग्लैंड के अंदर रहते थे और इंग्लैंड के अंदर पोएम्स लिखते थे, लेकिन इंग्लैंड के अंदर इनको इतनी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली थी, इनको इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता था, इनका नाम नहीं हुआ था, तो वो बहुत एक बड़ा इनके जीवन के अंदर एक दुख का कारण था। उसके बाद में इन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया और फिर अमेरिका चले गए थे। तो वहाँ पे वो भी बताना चाहते हैं कि मैं जो है गांव वालों से ज्यादा ऊपर नहीं हूँ, मैं सुपीरियर नहीं हूँ गांव वालों से। गांव वालों को जिस तरीके से दुख है वैसा दुख मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर सहन किया है, तो मुझे पता है कि ये दर्द है वो कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपको, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने कोशिश करी है लिटरेचर बताने की। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।